हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो 11th क्लास का फिजिक्स का मॉडल पेपर जारी है उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया। 40 सवाल है, 40 सवाल को आप लोग को समझा दूंगा और इससे संबंधित क्या क्या और सवाल है वो भी बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। वीडियो को पूरा देखना और सभी दोस्तों को शेयर करना। आप लोग का एक शेयर ही हम लोग मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है इसमें, चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है दोस्तों, अब मैं दोनों में पढ़ दूंगा कभी, ठीक है, आप लोग देख लो। सबसे पहला सवाल है कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों भौतिकी के लिए जो नोबेल पुरस्कार जीता था, ठीक है, वो था सर सीवी रमन। इसका आंसर दोस्तों आप लोग दिया वो शायद उतना गलत है जो यहाँ पर दिया हुआ आंसर इसमें नीचे में, लेकिन इसका सही उत्तर याद रखना क्या होगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला जो भारतीय वैज्ञानिक था क्या था, सर सीवी रमन जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी इकाई का इसमें प्रणाली नहीं है। तो देखो इसका जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ना दो का, वो आपका हो जाएगा डी यानी डेसिबल। ठीक ठीक है, डेसिबल क्या है, ये ध्वनि का ऐसा मात्रक है। ठीक, एमकेएस भी है, सीजीएस भी ऐसा, इसमें हम लोग सभी यूनिट है, सभी ऐसा ही मात्रक भी सभी का होता है। सीजीएस यूनिट भी होता है, ये भी इकाई का प्रणाली है। एमकेएस यूनिट्स भी है इकाई का प्रणाली। लेकिन डेसिबल तो ये तो ध्वनि का ऐसा मात्रक है, ये आपका क्या बोलते हैं, इकाई प्रणाली नहीं है, मतलब मापने का एक प्रणाली नहीं है। भिन्न प्रकार का ऐसा मात्रक भी होता है, सभी का अलग अलग ऐसा मात्रक होता है। सीजीएस यूनिट भी सभी के चीज़ों का होता है, एमकेएस यूनिट भी सभी चीज़ों का होता है, लेकिन डेसिबल क्या है, ध्वनि का है। अगला सवाल है एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयाँ होती है, ठीक है। एसआई जो हम लोग एसआई यूनिट जो मापते हैं ना, एसआई यूनिट इन एसआई सिस्टम, तो फंडामेंटल यूनिट सर, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, मतलब उसको किसी से ड्राइव नहीं किया है। फंडामेंटल यूनिट मतलब किसी से उसको ड्राइव नहीं करता है। जैसे आपका तीन का सही उत्तर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर एक, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। क्यों सर ये वाला क्यों फंडामेंटल यूनिट्स है, तो सुन लो। देखो मीटर क्या किसका होता है, दूरी का होता है। किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का होता है। क्या किलोग्राम का यूनिट निकालने के लिए किसी भी यूनिट का जरूरत पड़ा है, नहीं पड़ा है। सेकंड होता है समय का, क्या समय का जो हम लोग ऐसा मतलब लिखते हैं सेकंड, इसको निकालने के लिए किसी और यूनिट का जरूरत पड़ा है, नहीं। तो जब इस प्रकार दोस्तों किसी भी यूनिट का जरूरत नहीं पड़ता है ना, तो हम लोग बोलते फंडामेंटल यूनिट्स। लेकिन वहीं अगर बल का बोलेंगे, एफ का मतलब क्या होता है, बल का न्यूटन होता है, लेकिन इसको निकालने की जरूरत पड़ा है, किसका पड़ा है, एफ इक्वल होता है एम ए यानी कि मास गुने एक्सेलरेशन। मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। तो क्या इसको निकालने के लिए मास की जरूरत पड़ा है, एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ा है, लेकिन इस सब निकालने के लिए किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ा है मेरे भाई। समझ गया ना, ये डायरेक्ट ऐसा यूनिट है, ये सिंपल फंडामेंटल्स है, स्टार्टिंग है। अगला सवाल हमारा है कि एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से तथा आधी दूरी v2 की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगा। तो दोस्तों औसत चाल यानी कि व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड हाफ विद स्पीड v2 देन इट्स एवरेज स्पीड इज। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, ऐसे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ठीक है। मैं आपको कभी इसका प्रूफ बता दूंगा। इसका जो सॉल्व करके आएगा ना दोस्तों, याद रखना, इसका आ जाएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2, यानी 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो कुल दूरी बटा कुल समय मान लेता हूँ मैं, कुल दूरी कितना है x, 2x मान लेता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है, डिवाइड करने में। आधा दूरी क्या बोल रहा है, आधा दूरी v1 से गया, ठीक है, और आधा दूरी किससे गया, v2 से गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया v1 से, यहाँ से यहाँ तक v2, मतलब कह सकते हैं कि x तक गया v1 से और अगला x से कितना से गया, v2 से गया, तभी नेक्स्ट x 2x हो जाएगा। कुल दूरी बटा कुल समय होता है, कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है 2x और समय क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक x है और समय चाल कितना है v1, तो x बटा v1 हो जाएगा, सॉरी x बटा v1 हो जाएगा। और प्लस यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है x और चाल कितना है v2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बटा v2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना ना आप लोग, इसका एलसीएम लेना और उसको कैलकुलेट करने आएगा, तो इसका देखना आएगा लास्ट में 2v1v2 और बाई v1 प्लस v2, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, तो 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। देखिए यहाँ तो ये सिंपल दिया, यहाँ पर हो सकता है कुछ और वैल्यू भी दे दे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट वैल्यू बैठाना, जो भी देगा 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, जो भी देगा उसको बैठाना, आंसर आ जाएगा आपके सामने। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 5 नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है कि which of the following can be used to describe how first an object is moving along with direction of motion at a given state of time। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग यह वर्णन करने में किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। निश्चित समय का बात किया जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देना, ठीक है। बोल रहा है क्या, निश्चित समय में गति की दिशा के साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मतलब कितना दूरी जा रहा है कितना समय में, तो इसको तुम लोग वेग बोलते हैं ना,
ठीक है, निश्चित समय में बोल रहा है, निश्चित समय में दिशा के साथ, दिशा मतलब के साथ बोल रहा है, तो ये तो आपका चाल होगा ही नहीं। ठीक है, जब भी दिशा, क्योंकि दिशा रहेगा तो भाई वो सदिश हो जाएगा। चाल तो सदिश राशि ऐसे भी नहीं होती, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, याद रखना। ठीक है, चाल सदिश राशि कभी नहीं होती, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। अब क्षणिक वेग और औसत वेग में है, तो औसत वेग मतलब होता है दोस्तों कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ कुल दूरी नहीं है बोला, यहाँ निश्चित समय बोला है, क्षणिक समय में बोला है, तो क्षणिक वेग हो जाएगा। समझ जाएगा, समझ जाओ। चलो 5 का ए, आगे बढ़ो। 6 नंबर देखो, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। मैक्सिमम रेंज यानी प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा के लिए, मतलब मैक्सिमम रेंज बोला है, तो रेंज का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना। आर इक्वल टू क्या होता है, याद रखना, याद नहीं है तो लिख लेना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा क्या, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ये आपका रेंज का फॉर्मूला होता है। अब बोल रहा है क्या कि प्रक्षेप की अधिकतम सीमा क्या होगी, तो सुन लो, इसका मान अधिकतम कब होगा, जब ये 2 थीटा मतलब साइन थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब ये 2 थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। मतलब 2 थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन कितना यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 कब होगा, जब 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री होगा, तभी ना। साइन का हाईएस्ट वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये कब होगा, जब 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। 90 डिग्री में 1 होता है साइन 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 में काट देना, तो 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा 45, अब साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 थीटा में बढ़ाओगे 90, तो साइन 90 हो गया 1, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया ना, साइन 2 थीटा का वैल्यू, क्योंकि हाईएस्ट बोला है। और थीटा कितना लिए, थीटा मतलब 2 थीटा 90 लिए, तो थीटा कितना 45 हो गया, तो थीटा 45 हो गया, और रेंज यू स्क्वायर बाई 2g हो गया। सॉरी, यू स्क्वायर बाई 2g बोल रहे हैं, यू स्क्वायर बाई जी होगा, 2g नहीं होगा, यू स्क्वायर बाई जी। तो यू स्क्वायर बाई जी और थीटा बराबर 45 डिग्री। 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। अगला सवाल देखिए, 7 नंबर क्या बोल रहा है, चीजों को समझो, क्योंकि क्वेश्चन फिजिक्स रटने का नहीं है, समझने का है, समझोगे तो ज्यादा मजा आएगा। बोल रहा है एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिधि के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग क्या होगा। ए बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर व्हिच विद ए लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी होगा, यहाँ पर कितना वेलोसिटी होगा, यहाँ पर कितना वेलोसिटी होगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, याद रखना, v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ आर ओमेगा। ठीक है, आर ओमेगा। भी मतलब रैखीय वेग हो गया, वेग हो गया जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे, और ओमेगा मतलब होता है क्या, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा निकालना है तो भी बटा आर हो जाएगा। ओमेगा भी इक्वल टू आर ओमेगा, याद रख लेना, जहां पर v क्या होता है, वेग होता है, सिंपल सा नॉर्मल वेग होता है, आर रेडियस होता है, और ओमेगा जो है ये आपका रैखीय मतलब सॉरी इसका ये कोणीय वेग होता है। ठीक है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बटा आर। भी कितना है देख लो, एक बोल रहा है भी कितना है, भी बोल रहा है 6 मीटर पर सेकंड है, तो 6 बटा आर कितना है, त्रिज्या 2 मीटर है, तो 2 को काट देना 3 बार में, यानी कि ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 3, तो 3 रेडियाई पर सेकंड हो जाएगा, 3 रेडियन पर सेकंड। 7 का जो सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है, वही साहब सदिश राशि है। त्वरण क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, इसमें दिशा होती है। ठीक है, एक विद्यार्थी कुछ समय को अध्ययन करता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, बल बराबर द्रव्यमान बटे गुणित त्वरण होता है, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। समीकरण में कितनी सदिश राशियां हैं। ठीक है, एक क्या दिया, एक पावर का दिया हुआ है, एक फोर्स का दिया और एक वेलोसिटी का दिया है। तो देखो पावर जो है ना मेरे भाई, पावर क्या है, पावर आपका सदिश राशि नहीं है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, पावर किसी भी कोई चीज में लग सकता है, लेकिन फोर्स का क्या होता है, दिशा होता है। वेलोसिटी क्या होता है, दिशा होती है, मतलब दो चीज जो है उसका दिशा है। इस यहाँ पर सदिश राशि की कितना निहित है, कितना भी सदिश राशियां हैं, 2 में सदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर बी 9 का सही हो जाएगा। 10 नंबर क्या बोला है, देखो, गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है, ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं। भाई साहब, गीला कपड़ा है, उसमें जल के कण है ना, जल के कण क्या विराम अवस्था में है, आराम से जल के कण गीला कपड़ा में, सॉरी गीला कपड़ा मतलब भिजा दो ना कपड़ा को, ठीक है, आम भाषा में बोले तो क्या उसमें जल के कण मौजूद है। अब जल के कण को वहां से हम गिराना चाहते हैं, तो क्या अचानक से झटका मारना पड़ेगा, क्योंकि वो विराम में है। ठीक है, अचानक से गति भी आएगा तो गिरेगा ना, तो अचानक झटका लगाना आम बात है। क्यों, इस कौन सा है, न्यूटन कौन सा गति का कौन सा नियम है, तो दोस्तों ये गति का पहला नियम होता है। क्या, कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, जब तक उस पर बाहरी कोई असंतुलित बल न लगा जाए। तो कपड़ा सूख रहा है, उसमें जल के कण मौजूद है, ठीक है, ये विराम में है,
अचानक से झटका मारे तो कौन सा नियम हो गया? गति का गति का पहला नियम। विराम में था, अचानक से गति में फोर्स दिए, गति में आ गया। अगला सवाल है व्हाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। बोल रहा है गोली को चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? तो गोली को चलाने के बाद बंदूक को पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर एक दोस्तों पीछे की ओर बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। और ये बल किस लिए होती है? उस वहाँ पे संवेग के लिए होता है। जैसे यहाँ पर मान लो बंदूक है, ठीक है, ये बंदूक है, ठीक, यहाँ से आप गोली चला रहे हो, ठीक, यहाँ पर से गोली निकला तो गोली कुछ वेग से निकला, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, याद रखना, यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम लग जाता है। क्या नियम लग जाता है? संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। गोली जितना वेग से निकला, ठीक है, वो पीछे भी की तो और भी धकेलेगी ना, तो यहाँ पर क्या होता है, गोली के पास अधिक रैखिक संवेग होती है, ठीक। गोली चलाने के बाद हम बंदूक पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि गोली के पास अधिक, कितना स्पीड से सोचो निकलता है गोली, तो जितना स्पीड से निकलेगा उतना स्पीड से नीचे भी धकेलेगा बंदूक को, समझ रहे हो? तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को झटका लग जाता है। क्यों? क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। संवेग मतलब क्या? गोली छोड़ने से पहले का और बाद का संवेग बराबर होता है। तो यहाँ पर यह याद रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बार नंबर, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, इसका भार क्या होगा? भाई साहब भार अब लोग निकाल के थक चुके। डबल भार मतलब वेट, ये बॉडी ऑफ मास 2 kg, इट्स वेट इज W इक्वल टू mg हो जाएगा, mg। m कितना है? 2 kg। g का वैल्यू होता है 9.8, इसको गुना कर देना, आ जाएगा 2 8 16 का 6 1 2 9 18 2 9 18 19 19.6 न्यूटन। वेट का न्यूटन होता है, तो 19.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है कि चलती बस में, यानी ए पैसेंजर इज मूविंग इन ए मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन। बोल रहा है कि कोई चलती बस में यात्री बस से अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समझा जा सकता है। आगे की ओर क्यों गिरता है? क्यों गिरता है पता है आपको? न्यूटन के पहले नियम के कारण। क्यों? क्योंकि बस क्या बोल रहा है, बस में आता है अचानक बस के रुकने पर, बस अभी चल रहा है, ठीक है, बस चल रहा है, तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो भी गति में है। कितना गति में है? तो बस के साथ ही गति में है। बस अचानक रुक जाता है क्योंकि इसके पर ब्रेक लगता है, लेकिन मनुष्य जो बैठा उस पर तो कोई ब्रेक नहीं लगा है ना, तो उस सब में क्या होता है, एक जड़त्व तो होता है, जो जैसे अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहेगा। ये तो गति कर रहा है, तो ये लोग सभी गति करना चाहेगा, तो सभी लोग आगे की ओर झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि बस तो बढ़ा नहीं भाई साहब, अब ये लोग आगे बढ़ना चाहेगा, तो ये लोग आगे कैसे बढ़ेगा? ये लोग के पास तो बल ही नहीं है ना, तो इसलिए दोस्तों क्या सब आगे की ओर झुक जाता है, समझ रहे हो? तो आगे को झुक जाता है। इसलिए कौन सा नियम है? गति का पहला नियम कि कोई वस्तु विराम में रहे तो विराम में रहना चाहता है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, तो गति में रहना चाहता है। लेकिन दोस्तों बस रुक जाता है, इसलिए आगे की ओर झुक जाता है। अगला सवाल है कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण नियम से समझा जा सकता है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम के द्वारा, ठीक है। होता है ना कि किसी भी वस्तु में आप जितना मतलब कोई भी जितना बल लगाते हो आप उस पर, वो भी उस पर आप पर उतना बल लगाएगा। और या फिर और न्यूटन का दूसरा नियम भी होता है कि संवेग परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम समझा सकता है न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से, ठीक है। दूसरा नियम तो संवेग का उदाहरण देता ही है ना, संवेग का परिभाषा देता है कि संवेग मतलब क्या बोलता है, संवेग परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए संवेग परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगला है हम लोग का एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह से समांतर ले जाने के लिए बल का लगाया जाता है, विकसित घर्षण बल F के समानुपाती होगा। मतलब ऐसा कोई है, यहाँ पर एक बॉक्स मान लो रखा हुआ है, ठीक है, इसको इधर धकेले जाता है, तो इधर धकेलेगा तो घर्षण बल कहाँ लगेगा? यहाँ पर सरफेस में लगेगा ना, किधर? इधर लगेगा यहाँ पर घर्षण बल इधर। तो ये होता है घर्षण बल F इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? म्यू एन लिखते हैं। एन मतलब जो नॉर्मल फोर्स लगता है, यहाँ पर एक नॉर्मल ऊपर क्यों लगता है, किसके बराबर होता है नॉर्मल? ये नीचे mg के बराबर होता है, mg के बराबर होता है। ये हम लिख सकते हैं F मतलब क्या? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n के जगह पे क्या भरा है? n के जगह पे mg हो गया। क्या बोल रहा है? डैश के समानुपाती होता है। तो देखिए म्यू तो फिक्स्ड है, म्यू कैसा सरफेस है उस पर डिपेंड कर, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इसका, कितना खुरदुरा है कितना प्लेन है उस पर डिपेंड करेगा। पूरा प्लेन है तो म्यू का वैल्यू काफी कम हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है, याद रखना। जो म्यू है ना, फ्रिक्शन मतलब घर्षण गुणांक होता है। जितना ज्यादा रफ होगा उतना इसका वैल्यू होगा, जितना रफ कम होगा उतना इसका वैल्यू कम होगा। मतलब ये डिपेंड करता है सरफेस पर। जी का वैल्यू भी फिक्स रहता है 9.8, लेकिन एम का वैल्यू बदल सकता है ना, तो किसके समानुपाती होता है? जितना वस्तु का भार ज्यादा रहेगा उतना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। तो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा 15 का बी। समझ गए? चलो 16 नंबर देखते हैं। अगला सवाल क्या है? वीडियो को पूरा देखना मैं कह रहा हूँ, हरी बहुत चीज अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी तरह की टक्कर में
क्या होता है, रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। क्या रहती है भाई, तो किसी भी तरह का टक्कर कराओ, एक वस्तु इधर से जा रहा है, एक वस्तु इधर से जा रहा है, दोनों जाके यहाँ पर टकरा गया, तो इनका जो होता है ना, इनका जो होता है क्या, संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, यानी रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहती है। तो 16 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू ऊंचाई। आप लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। m तो है द्रव्यमान, h है ऊंचाई, बीच में रहेगा क्या, g, यानी g मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर बोल रहा है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, ये देखो ये ग्राफ है कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत के क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इधर हो गया मान लो फोर्स, इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलता है एरिया, मान लो इधर ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इधर हो गया फोर्स हो गया इतना, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, आयत जैसा हो गया तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दोगे, मतलब इधर एफ गुना, सॉरी इधर वाला एस है तो एस वाला, और ये वाला क्या है, ये वाला एफ है ना, तो एफ गुना एस करोगे तो ये क्या निकलेगा, एफ गुना एस वर्क डन निकलता है मेरे भाई, एफ एस होता है ना बल गुने विस्थापन, तो बल और विस्थापन का जो होगा ये क्या दिखाता है, कार्य दिखाता है, यानी 18 का सी सही हो जाएगा, ठीक है, कार्य यानी वर्क डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्या बोल रहा है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द हॉरिजॉन्टल एनालॉग ऑफ, यानी किसी पिन पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी अनुरूप है। तो 19 का सही उत्तर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर, यानी फोर्स का। क्या बोल रहा है कि किसी पिन पर लगने वाला टॉर्क किसका घूर्णी रूप है, फोर्स का। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, फोर्स ही तो लगता है, टॉर्क मतलब क्या, घुमा दे रहे, ये वस्तु है यहाँ पर घुमा रहे उसको, तो ये टॉर्क हो गया, क्यों, इस पर लग क्या रहा है बल, लेकिन घूम जा रहा है ना, तो यही टॉर्क है, टॉर्क है, मतलब टॉर्क क्या एक तरह का फोर्स ही है, एक्टिंग ऑन बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, फोर्स का घूर्णी रूप है, फोर्स का घूर्णी रूप है टॉर्क। अगला, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है। तो 20 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए, आप लोग जानते हैं क्या बोल रहा है, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग आई बोलते हैं, इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं, तो यानी आई अल्फा, आई अल्फा क्या हो जाता है, ये टॉर्क हो जाता है, याद रखना, टॉर्क इक्वल टू हो जाता है आई अल्फा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टॉर्क बोलेंगे, टॉर्क यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी पिंड, यानी इफ ए बॉडी इज रोटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, कोई वस्तु है ऐसा घूम रहा है, यहाँ पर सीधा एक है, यहाँ पर सीधा एक कुछ है, इसके अकॉर्डिंग ये घूम रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग, एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, तो दोस्तों यहाँ पर हाथ लगा के देखोगे, मतलब ऐसे तो घुमाओगे तो अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा, अगर इस दिशा में घूम रहा है तो अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा, अगर इस दिशा में घूमता तो अंगूठा नीचे की ओर जाता, यानी किस पर ये क्या कोई पिंड, मतलब इसका कोणीय किस दिशा में दिखाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन की धुरी में दिशा, ठीक है। घूर्णन की धुरी मतलब ये जिस दिशा में घूम रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर दिखाएगा, मैं इधर घूम रहा है, अगर इधर घूम रहा है, ठीक है, तो ऊपर की ओर दिखाएगा, अगर वस्तु मतलब ये इधर घूम रहा है तो इधर घूम रहा है तो नीचे की ओर दिशा दिखाएगा, मतलब घूर्णन की धुरी। अगला सवाल है कि स्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट डज नॉट डिपेंड ऑन, किसी ग्रह की सतह पर पिंड की पलायन गति यानी कि स्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं करता, तो इसका वैल्यू याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, v इक्वल टू होता है अंडर रूट 2gm बाई आर, अंडर रूट 2gm बटा आर, ये होता है स्केप वेलोसिटी। इसको और एक तरह से आप लिख सकते हो अंडर रूट 2g r, ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या बोल रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करती है, तो निर्भर किस पर नहीं कर रहा है, देख सकते हो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, किसका द्रव्यमान, ये ग्रह का द्रव्यमान है, प्लेनेट का द्रव्यमान है, तो ग्रह के द्रव्यमान पर तो निर्भर करता ही है, ग्रह की त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है, पिंड का द्रव्यमान पर भाई साहब निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये द्रव्यमान किसका है, ये द्रव्यमान है आप लोग ग्रह का, तो ये पिंड का द्रव्यमान है, ऑप्शन सी इस पर निर्भर नहीं करेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण यानी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस क्या होगा, तो सुन लो, ये है हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ और ये हो गया अर्थ सरफेस। तो दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होता है, सुन लो, ये हो गया आप लोगों का विषुवत रेखा, ये क्या हो गया विषुवत रेखा, ठीक है, और ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया ध्रुव, तो याद रखना ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाते हो ना,
तो जी का वैल्यू बढ़ता रहता है। इधर आओगे तो जी का वैल्यू घटेगा और इधर जाओगे तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। केंद्र में दोस्तों जी का वैल्यू आपको पहले ही बताएं जीरो होता है, यानी कि सेंटर ऑफ मतलब मास जहाँ पर केंद्र होता है पृथ्वी वहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो विषुवत रेखा यानी जी मैक्सिमम कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। और जी मिनिमम बोले तो जी सबसे कम कहाँ पर होता है, जी सबसे कम दोस्तों आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जीरो। यहाँ पर हाई होता है, मतलब क्या ये ध्रुव पर। ठीक है, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर। किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है, इसके वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज। ठीक है, किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, द्रव्यमान वेग, द्रव्यमान किसी पिंड का वेग तो पिंड पर तो निर्भर करता ही नहीं है। ये होता है 2gm/r। ये m जो है प्लेनेट का यानी जो ग्रह है उसका द्रव्यमान है। तो पिंड का द्रव्यमान पर निर्भर तो करता ही नहीं, यानी कि m के पावर जीरो हो जाए, क्योंकि m के पावर जीरो मतलब होता है एक, तो निर्भर नहीं करता उस पर। अगला सवाल है कि हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न से किस आधार पर काम करता है, किस पर काम करता है, तो पास्कल के नियम पर। क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक दबाओगे तो वहाँ पर एक दबाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण दोस्तों ब्रेक लग जाता है। यानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ, यानी पास्कल का नियम। क्यों दोस्तों, क्योंकि जैसे दबाओगे तो वहाँ पर दाब उत्पन्न होगा फ्लूइड के कारण। ठीक है, तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं हम लोग क्या सवाल है। 26 नंबर क्या बोल रहा है बाबू, तो 26 नंबर का सवाल देखो आगे। बोल रहा है कि ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड फाइनली इट। कोई पिंड किसी सैन द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, अंत में यह क्या हो जाएगा, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ये निरंतर वेग के साथ गिरता है। जब भी विस्कस लिक्विड में कोई वस्तु, यहाँ मान लो लिक्विड है, विस्कस लिक्विड में कोई वस्तु गिरेगी तो क्या एक निरंतर वेग के साथ ये गिरती रहेगी। तो 26 का जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्या बोला, श्यान बल निर्भर नहीं है, यानी द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। विस्कस फोर्स किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका ए यानी वेग पर निर्भर नहीं करता है। श्यान बल वेग पर निर्भर नहीं करता है, याद रखना। 27 का क्या हो जाएगा, ए, यानी कि क्यों, क्योंकि दोस्तों विस्कस बल श्यान बल F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ईटा ए dv/dx ये होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों है नेचर ऑफ लिक्विड, कैसा लिक्विड है उसका वैल्यू ईटा हो जाएगा इस प्रकार से। ए यानी कि एरिया हो जाएगा, dy/d ये आपका वेलोसिटी का जो रूप है। ठीक है, श्यान गुणांक ईटा श्यान गुणांक है, मतलब किस पर डिपेंड नहीं करता दोस्तों, तो श्यान बल किस पर निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता है। 27 का ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा रहित रहता है उस जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है कहलाता है। देखो क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी अप टू व्हिच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइन एंड अबव व्हिच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। तो 28 का दोस्तों सही उत्तर दोस्तों क्रांतिक वेग हो जाएगा वो। ठीक है, जिस वेग पर किस द्रव का प्रवाह धारा रहित रहता है जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है, यानी कि क्या होता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है, वो क्या होता है, क्रांतिक यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टील वायर इज लोडेड बाई 2 kg weight. If the radius of the wire is doubled, then its extension will become, क्या होगा, तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा क्या, सुनो मेरे भाई, क्या बोल रहा है कि स्टील वायर लोडेड 2 kg weight, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन विल बी। तो आपको डेल्टा एल निकालना है। हम लोग का फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस का, ये क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, यानी कि स्ट्रेस क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल यानी F बाई पायर स्क्वायर। स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना, स्ट्रेस बराबर फोर्स बटा एरिया होता है, फोर्स यानी F बटा एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकता है। सुन लो, स्ट्रेस का फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद ही रख लो कि फोर्स बाई एरिया होता है, यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है, और स्ट्रेन का होता है डेल्टा एल बटा एल, यानी कि जितना लेंथ किसी खिंचाव के कारण, किसी तार को खींच रहे हो, जो खिंचाव के कारण जितना चेंज हो रहा है बटा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है, क्या है निकालना है आपको, डेल्टा एल है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है देख लो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस कितना गुना है वो निकालना है, तो बस इतना याद रखो। अब आगे देखो क्या करना है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसके बाद, ये तो हो गया, ये क्या है, F बाई पाई आर स्क्वायर था ना, और नीचे क्या था, नीचे था
एल था, तो एल ऊपर हो जाएगा, बड़ा डेल्टा एल हो जाएगा। समझ रहे हो, हमको डेल्टा एल निकलना है, तो अब डेल्टा एल को उधर कर दो, वाई को इधर ले आओ, तो डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एल बटा वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब क्या बोल रहा है, सुनो मेरे भाई, अब बोल रहा है क्या कि त्रिज्या जो है ना, इसका जो त्रिज्या है उसको दोगुना कर देंगे, यानी आर को डबल कर देंगे। तो आर का अगर डबल कर देंगे भाई तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा। देखिए लो ऐसे एफ बाई पाई, ठीक है, और आर के जगह 2r लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो सेम है वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक। तो 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, यानी बाहर 4 आ जाएगा, यानी 1/4 आपका बाहर निकल जा रहा है, यानी 1/4 गुना हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 29 का जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1/4 गुना, ठीक है, 1/4। समझ गए, बस फॉर्मूला जो बताया मैंने याद रखना। सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है, मतलब क्या बोल रहा है कि द बेस्ट आइडियल ब्लैंक बॉडी इज, बेस्ट आइडियल ब्लैंक बॉडी क्या होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हॉलो इनक्लोजर ब्लैंक इनसाइड हैविंग ए स्मॉल होल। मतलब हो रहा है कोई ऐसा जो अंदर से पूरा काला हो, एक होल है, इसमें अगर प्रकाश को भरोगे ना तो प्रकाश अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये आपका सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है, द आइडियल ब्लैक बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। अब देखो 31 में क्या बोल रहा है, किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणु की स्थानांतरीय गति ऊर्जा होती है, यानी द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज। तो 31 नंबर देखो क्या हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा ये 3/2 RT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी गैस का 1 मोल के लिए T गैस का आपको PV = nRT होता है ना, वही वाला चीज़, तो ये फॉर्मूला लगेगा। 31 का याद रखना यहाँ पर, ये हो जाएगा। 32 में देखो क्या बोल रहा है, 32 बोल रहा है कि 1 नंबर व्हिच द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्या तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, PV = nRT होता है, nRT होता है ना, PV = nRT होता है। तो क्या आपका नहीं दिखा रहा है, तो प्रेस वॉल्यूम भी है, प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, क्या नहीं है भाई, वर्क डन नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वर्क डन, ये आपका कठिन नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रसारित नहीं हो सकती, यह एक कथन है जिसका परिणाम स्वरूप बोला है कि हीट कैन नॉट बाई इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। कभी लोअर टेम्परेचर कभी देखो कि जो ठंडा है उससे का टेम्परेचर आके गर्म बॉडी में चला गया, बिल्कुल नहीं होता है ना। मतलब एक रॉड ठंडा है, एक रॉड गर्म है, गर्म रॉड को ठंडे रॉड में छोड़ा हो तो ये रॉड गर्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी कि ठंडा है तो जाके उसको ठंडा कर देगा, नहीं ना, टेम्परेचर हायर से लोअर में बहता है, याद रखना। ठीक है, टेम्परेचर इज स्टेटमेंट एज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, तो इसका स्टेटमेंट है 33 का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लो क्या है, यह आपका ऊष्मा प्रवृत्ति का दूसरा नियम है। ठीक है, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ये चीज बोलता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि हीट कैन नॉट बाई इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम द बॉडी टू लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ बोलता है, याद रखना। 34 क्या बोल रहा है, एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड टू 62 डिग्री सी, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज। तो इसका याद रखना, बनाएंगे तो भी बड़ा बनेगा, तो इसका डी याद रखना 99 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 35 में देख लो क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, गैसों की गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर क्या होगा। तो 35 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 35 का मॉलिक्यूलर, एक मिनट, जिसको एब्सोल्यूट जीरो बोलता है, ठीक है, जिस 0 केल्विन ताप पर गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप जो कि 0 केल्विन, परम शून्य ताप कितना होता है यार, 0 केल्विन होता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सारा मोशन रुक जाएगा, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, क्योंकि समझ 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें कितना एकदम कोई मॉलिक्यूल का प्रवाह ही नहीं होगा। इन गैसेस साउंड वेव इज, इन गैसियस साउंड वेव क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो जाता है। नेक्स्ट सवाल 37 नंबर, यदि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो उसकी आवृत्ति क्या है। इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज, क्या हो जाएगा। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी 2.5 सेकंड में क्या बोल रहा है, 2.5 सेकंड में 20 कंपन बोल रहा है। 1 सेकंड में जो निकलता है ना वो आप लोग होता है हर्ट्ज आवृत्ति, तो इसको निकाल लेना, पॉइंट के ऊपर 0 चल जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा, इसका 8 हर्ट्ज हो जाएगा 37 का। ठीक है, 8 हर्ट्ज, क्योंकि दोस्तों 1 सेकंड में जितना घूर्णन करेगा ना 1 सेकंड में वो होता है
क्या वो होता है आवृत्ति, तो यहाँ इसका 8 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी पर पूरा डिपेंड है। देख ही लो कि यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है, उसके लोलक की आवृत्ति क्या होगी 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड में कितना बार 78 बार। तो हमको क्या निकालना है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 78 बटा 60 कर दो, 78 बटा 60 कर दो, जो कट के आएगा यहाँ पर आएगा 78 बटा 60, ठीक है, तो 1.3 हो जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और 39वां सवाल है, निम्न में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है, व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेविटी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम सवाल हम लोग का है, क्या देख लीजिए, बोल रहा है द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएम इज, आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, माइनस के एक्स क्यों, क्योंकि जब स्प्रिंग को खींचते हो ना, ठीक है, तो इधर की ओर एक बल लगता है, इसलिए माइनस लग जाता है। तो 40 का सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एक्स जो है इसके समानुपाती होता है, जितना क्या बढ़ोगे, जितना इसको खिंचाव होगा, जितना इसको स्प्रिंग को खींचोगे उतना इधर वाला बल ज़्यादा होगा। जैसे अभी स्प्रिंग नॉर्मल है, कोई बल नहीं लगेगा, स्प्रिंग को खींच दो इधर, जितना खींचे वो हो गया एक्स, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना इधर ज़्यादा ही खींचेगा, ठीक है, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा विस्थापन का, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये तो सब लोग फिजिक्स का 40 सवाल जो आप लोग को बता दिए हैं, सभी लोग देख लो, सभी को शेयर कर दो। इस प्रकार और वीडियो चाहते हो कमेंट करके बोलना, दबा के शेयर करना, ठीक है। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।